हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। और हाँ, पुराने वीडियोस का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब जानते हैं आगे की कहानी को इस नए एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जिनवू डंजन में मौजूद सारे नियमों को अच्छे से जान जाता है, जिस वजह से डंजन में बचे हुए लोगों की जान बच जाती है। पर इसके लिए जिनवू को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि बचे हुए लोग डंजन से निकल सके। उन सभी के डंजन से बाहर जाने के बाद वहां पे मौजूद स्टैचूज जिनवू की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और जिनवू जब मरने के कगार पे होता है तो उसके आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन की स्क्रीन आती है, जिस स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि जिनवू इस टेस्ट में पास हो गया है और इसी वजह से अब उसे प्लेयर बना दिया गया है। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि इस डंजन के अंदर में किसी तरह का टेस्ट हो रहा था जिसमें जिनवू आखिरी तक बचे रहने की वजह से जीत जाता है, जिस कारण जिनवू को एक नई पावर भी मिल जाती है। अब इन सबके 3 दिन बाद जिनवू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। तभी वो देखता है कि पिछली लड़ाई के दौरान उसके हाथ पांव जो कट चुके थे अब वो सही सलामत है। तभी हंटर एसोसिएशन के 2 लोग उससे मिलने आते हैं जिनके नाम थे वू एंड कैंग। वो दोनों जिनवू को बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश था। ये सुनते ही जिनवू अपने टीम के बारे में पूछता है कि जूही और कैप्टन कैसे हैं, जहां जिनवू को बताया जाता है कि 12 लोगों में से 6 जन ही उस डंजन से जिंदा वापस निकल पाए हैं, जहां कैप्टन का हाथ कट गया था। तो अब वो हंटर के काम से रिटायर हो जाएंगे। वहीं जूही को इस घटना की वजह से काफी मेंटली इफेक्ट पड़ा है, जिस कारण वो थेरेपी ले रही है और अब शायद वो भी ये काम छोड़ देगी। वैसे एक हंटर की जॉब तो हर तरीके से कठिन ही होती है, लेकिन इस तरीके के हाथ से कभी कदार होते हैं। खैर, सर्वाइवर से खबर मिलने के बाद एक नई टीम व्हाइट टाइगर गिल्ड को अंदर भेजा गया था और उन्हें वहां जिनवू मिला जो कि बेहोश पड़ा था। अंदर ना ही कोई टेंपल था और ना ही कोई स्टैचू। अब ये सुन के जिनवू चौंक जाता है। अगर सर्वाइवर्स के रिपोर्ट में कोई गलती होती या अंदर इन्हें बाकी हंटर्स की लाशें नहीं मिलती तो इस घटना का सारा सच जिनवू और उसकी टीम पे ही जाता। लेकिन अगर जिनवू की बात सही है और वो अब तक जिंदा है तो ऐसा हो सकता है कि जिनवू की सेकेंड अवेकनिंग हो गई है। वैसे इस दुनिया के लोगों की बस एक ही अवेकनिंग होती है जिनमें उन्हें जो भी मैजिकल पावर्स मिलती हैं वो उनके साथ जीवन भर रहती हैं। लेकिन कभी कभी किसी हंटर की सेकेंड अवेकनिंग भी हो जाती है जिसके कारण वो पर्टिकुलर हंटर पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके बाद उस हंटर की पावर रैंक ए या एस जितनी बढ़ जाती है। जिनवू भी ये सोच के खुश हो रहा था, जिसके बाद जिनवू के सामने एक मैजिकल डिटेक्टर रखा जाता है ताकि उसके नए पावर लेवल्स को मापा जा सके और जिनवू भी उस पे खुशी से हाथ रखने लगता है। वो सोचता है कि अगर उस डंजन में सच में उतने खतरनाक स्टैचूज थे तो जिनवू का उस डंजन से बाहर निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन था और वहां पे तो स्टैचूज का नामो निशान नहीं था। ये काम तो कोई एस रैंक का हंटर ही कर सकता है। तो उन्हें ये यकीन था कि जिनवू की सेकेंड अवेकनिंग हुई होगी और उसी ने सबको खत्म कर दिया। जिसके बाद मैजिक मीटर पे जिनवू का स्कोर 10 आता है, जो देख वू एंड कैंग वहां से जाने लगते हैं क्योंकि 10 स्कोर तो काफी कम स्कोर होता है। एक नॉर्मल ई रैंक के भी हंटर की पावर कम से कम 70 होती है। मतलब जिनवू तो एक आम आदमी जैसा है। वो सोचता है कि वो डंजन भी अब गायब हो चुका है तो वो उसकी जांच भी नहीं कर सकते। वहीं जिनवू को ये बात समझ नहीं आती कि उसके सामने ये जो नोटिफिकेशन स्क्रीन है उसके बारे में इन लोगों ने क्यों नहीं पूछा, यानी कि सिर्फ जिनवू को ही ये स्क्रीन दिखाई देती है। अब उस स्क्रीन पर एक अनरीड मैसेज की नोटिफिकेशन आई हुई थी, लेकिन स्क्रीन जिनवू के टच करने से काम नहीं करती। तभी वहां पे जिनवू की बहन जिन्हा आ जाती है और वो जिनवू को डांटने लगती है कि वो हर मिशन के बाद घायल क्यों हो जाता है जबकि बाकी लोग तो ठीक होते हैं। उसे जिनवू की बहुत चिंता होती है और अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो जिन्हा अपना स्कूल छोड़ देगी और कोई जॉब करने लगेगी ताकि जिनवू को ये हंटर वाला काम ना करना पड़े। जिनवू उससे माफी मांगता है और उससे भी अपने नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में पूछता है, पर जिन्हा भी उस स्क्रीन को नहीं देख पा रही थी। अब क्योंकि जिन्हा बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलती है तो जिनवू उससे पूछता है कि एक गेम के अंदर अनरीड नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ा जाता है, जिस पर जिन्हा जवाब देती है कि मैसेज बॉक्स को खोलकर। तभी जिनवू जैसे ही मैसेज बॉक्स को खोलता है तो वो नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है। जिन्हा को अब जिनवू ठीक लग रहा था, जिस वजह से वो अपने दोस्त के साथ स्कूल वापस चली जाती है। दूसरी साइड जिनवू पढ़ता है कि ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए है और अगर जिनवू इस सिस्टम की बात सुनेगा तो उसे पेनल्टी भी मिल सकती है। अब जैसे गेम के अंदर हमें एक
एक डेली नया टास्क मिलता है। वैसे ही जिन्वू को डेली क्वेस्ट मिलते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए जिन्वू को 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। वैसे आपको बता दूं कि सैतामा ने भी अपने ताकत का राज यही बताया था। तो अगर जिन्वू ये सारे टास्क पूरा करेगा तो उसे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं करता तो उसे पेनाल्टी मिलेगी। जिन्वू को ये किसी तरीके का मजाक लगता है तो वो सो जाता है। इधर वू प्रेसिडेंट गो को बताता है कि जिन्वू के अंदर किसी भी तरीके की रीअवेकनिंग नहीं हुई है। प्रेसिडेंट गो जवाब देते हैं, अच्छा हुआ कि वो स्टैचूज डंजन से बाहर नहीं आए। वैसे तो सभी डंजन्स मिस्ट्रीज से भरे हुए होते हैं, लेकिन ये वाला डंजन कुछ ज्यादा ही अजीब था, तो इसे एक स्पेशल केस की तरह डाटाबेस में सेव किया जाए ताकि बाद में ये लोग इसकी खोजबीन कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हंटर्स गिल्ड का चेयरमैन चुई शाहीन से कहता है कि वो एक बी रैंक रेड में हिस्सा ले, एक इंस्ट्रक्टर की तरह। ये रेड नए हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग जैसा होगा। शाहीन कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छी मेंटोर है, जिसपे चोई जवाब देता है कि उसे बस हमेशा की तरह फाइट करनी है और बाकी सब उसे देख के ही काफी कुछ सीख जाएंगे। हंटर्स गिल्ड देश की सबसे 5 बड़ी हंटर कंपनीज में से एक है। अब किसी हंटर की तो रैंक नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन वो अपने फाइटिंग एबिलिटी को तो इनहांस कर ही सकते हैं ताकि आने वाले खतरों के लिए वो तैयार रहें। वहीं दूसरी साइड सड़क के बीचों बीच ही एक पोर्टल खुल जाता है और तुरंत ही उसकी नाकाबंदी भी कर दी जाती है। वहीं हॉस्पिटल में रात के 12 बज गए थे और जिन्वू ने भी अपना टास्क पूरा नहीं किया था, जिस वजह से अब उस पे पेनाल्टी लग जाती है, जिस वजह से जिन्वू का पूरा रूम हिलने लगता है और वो अपने बेड से नीचे गिर जाता है। तभी जिन्वू खुद को एक बड़े रेगिस्तान के अंदर पाता है, जहाँ उसके पीछे एक बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर पड़ा था और जिन्वू की पेनल्टी यही थी कि उसे पूरे 4 घंटे तक इस रेगिस्तान में सरवाइव करना था। और जिन्वू का ये कोई सपना नहीं था, वो अपने हॉस्पिटल के रूम से गायब हो चुका था। अब जिन्वू अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और पूरे 4 घंटे भागने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन 4 घंटे पूरा होते ही पेनल्टी खत्म हो जाती है और जिन्वू वापस अपने हॉस्पिटल के रूम में आ जाता है। अब जिन्वू को दोबारा ये पेनल्टी ना मिले, जिस वजह से अगली सुबह ही जिन्वू अपने टास्क को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। दूसरी साइड जूही को एक हंटर का कॉल आता है। वो हंटर्स डी रैंक के एक डंजन में जा रहे थे और उन्हें एक हीलर की जरूरत थी, लेकिन जूही अभी काम करने के लिए रेडी नहीं थी और उसे जिन्वू की भी खबर मिलती है कि उसे वहाँ हॉस्पिटल में होश आ गया है, तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन जिन्वू इस समय अपना डेली क्वेस्ट पूरा कर रहा था। अब वहाँ मौजूद लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन्वू इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, जबकि 2 दिन पहले ही वो बुरी तरीके से घायल था। जहाँ जिन्वू को बिजी देख जूही वहाँ से वापस चली जाती है और अब जिन्वू को होश में आए पूरे 4 दिन हो चुके थे और उसे अब नोटिफिकेशन स्क्रीन के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, जैसे कि डेली टास्क पूरा करने से उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक है फुल रिकवरी, यानी उसे लेने से जिन्वू की पूरे दिन की थकान मिट जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है एबिलिटी पॉइंट्स, जिनसे जिन्वू अपने किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, जिससे जिन्वू अपना ताकत बढ़ाने लगता है और वो पहले जितना कमजोर नहीं रहता। साथ में ही जिन्वू के सामने एक इन्वेंट्री विंडो भी है, जिसमें वो अपना कोई भी वेपन रख सकता है। जहां अब जिन्वू की लाइफ एक गेम की तरह हो गई थी और वो खुद ही अपने गेम का प्लेयर था। और तीसरे रिवॉर्ड में जिन्वू को एक लूट बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। वैसे अब तक इसके अंदर से बस फालतू की चीजें ही निकली हैं, लेकिन आज इस बॉक्स से जिन्वू को एक की मिलती है। ये चाबी एक इंस्टेंस डंजन की थी। अब जिन्वू को लगता है कि ये किसी तरह का इवेंट होगा, जिसे कंप्लीट करने से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ के न्यूज चैनल्स मौसम के हाल की ही तरह ये बताते हैं कि आज कहाँ पे डंजन का गेट खुला है और उन पोर्टल से कौन सा ग्रुप का हंटर निपटने वाला है। जिसके बाद जिन्वू अपने मदर से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वही हमें 4 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन जिन्वू की मदर अपने आप ही बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि उन्हें फाइनल रेस्ट नाम की बीमारी हो गई है। ये बीमारी भी पोर्टल्स के आने के बाद ही शुरू हुई है और 10,000 लोगों में से ये बीमारी किसी एक को ही होती है। तो डॉक्टर्स उसकी मदर को जिंदा तो रख सकते हैं, पर
उनका इलाज नहीं कर सकते। जिसके बाद जिन्वू ने मजदूरी शुरू कर दी ताकि वो हॉस्पिटल्स का बिल भर सके। तभी एक दिन अचानक से जिन्वू को अवेकनिंग शुरू होती है और उसी के बाद वो हंटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है ताकि वो और भी ज्यादा पैसे कमा के अपनी मदर का इलाज करवा सके। लेकिन वहाँ जिन्वू सबसे ज्यादा कमजोर था। वो अपने मिशंस में किसी भी मॉन्स्टर्स को मार ही नहीं पाता था और ना ही वो अपने टीम में किसी की हेल्प कर पाता था, जिस वजह से हिस्सा मिलने पे उसे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन जिन्वू को अब दूसरा मौका मिला है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो चाबी काम करेगी। वो अपने हथियार भी साथ लाया था। अगर जिन्वू को अंदर कोई खतरा महसूस हुआ तो वो वहां से जल्द ही भाग जाएगा। तभी चाबी के निकालते ही जिन्वू के सामने एक की होल आ जाता है और चाबी घुमाते ही जिन्वू के सामने एक नया डंजन ओपन हो जाता है। लेकिन जैसे ही जिन्वू डंजन के अंदर जाता है, वापस जाने का दरवाजा ही गायब हो गया था और बाकी आम लोग यहाँ पे आराम से चल पा रहे थे क्योंकि जिन्वू एक अलग ही डायमेंशन में फंस गया था। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं, या तो डंजन के बॉस को मारो या तो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करो। पर जिन्वू को ये पता ही नहीं था कि टेलीपोर्टेशन स्टोन होता क्या है, यानी कि जिन्वू को अब इस डंजन के बॉस को मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद जिन्वू डंजन में अंदर जाता है। तभी उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। पहले जिन्वू किसी एक भी गॉब्लिन को नहीं मार पाता था, पर क्योंकि अब उसकी ताकत बढ़ गई थी तो वो तीनों गॉब्लिन्स को आराम से मार देता है। लेकिन तभी जिन्वू के पीछे से एक वुल्फ मॉन्स्टर आता है जो कि बस अपने दांतों से ही जिन्वू के चाकू को तोड़ देता है, जो कि उन गॉब्लिन से तो बहुत ताकतवर था। और इस वुल्फ का नाम स्टील फैंग्ड लाइकन था। वो वुल्फ फिर से जिन्वू पे अटैक करता है और उसके चेहरे पे कट मार देता है। अब इस डंजन के अंदर में जिन्वू के साथ कोई है भी नहीं जो उसकी हेल्प कर सके। तभी वो वुल्फ एक बार वापस से जिन्वू पे छलांग मारता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार भाई लोग, तुम सब मुझे ये बताओ कि जिन्वू इस गुफा से सही सलामत बाहर निकल भी पाएगा या फिर से एक बार हौंका जाएगा, ये मुझे कमेंट में बताना। बाकी यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।